हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान का मॉडल पेपर जो कि वर्ष 2025 के लिए निर्धारित है। और इससे पहले भी हमने 2024-23 और बहुत सारे पीछे के वर्षों के अंशाल पेपर को हमने हल किया है जो कि प्लेलिस्ट में मौजूद है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उनको देखिए, और अगर आपने उन्हें देखा है तो अब यहाँ से आप अपनी तैयारी आगे बढ़ाएं। और अगर आप लगातार अंशाल पेपर को सॉल्व करने का अभ्यास करते रहते हैं तो बोर्ड परीक्षा के अंदर आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा, ये सुनिश्चित है। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं पहला मॉडल पेपर। क्रमवार हम 1 से लेकर के 5 मॉडल पेपर जो किताब में दिए गए हैं और जो संभावित मॉडल पेपर हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल यहाँ पे है, ये वैकल्पिक है। कुल 20 प्रश्न होते हैं विकल्प में OMR शीट के, जिसमें से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के खंड शामिल हैं। पहला सवाल है यहाँ पे, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित की क्रिया द्वारा होता है। मतलब इसमें से किस वजह से अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में बदलाव होता है। तो वो है पक्षमाभि को, जो यहाँ पे पेशियां दी गई हैं, इन्हीं की वजह से जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है उसमें परिवर्तन होने लगता है। दूसरा है वह दर्पण जो वस्तु का सीधा और विवर्धित प्रतिबिंब दे सकता है। तो सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण तीनों देते हैं, लेकिन इसमें विवर्धित का यानी आकार से बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है। तो ये काम केवल अवतल दर्पण करता है, यानी अवतल दर्पण वस्तु का सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और विवर्धित या आवर्धित भी बनाता है। तीसरा सवाल है, वायु में अपवर्तनांक 2.5 वाली कांच की प्लेट में प्रकाश प्रवेश करता है, तब कांच में प्रकाश की चाल होगी। तो हमें क्या करना है, वायु में प्रकाश की चाल जो होती है उसमें 2.5 से भाग कर देना है, जो आएगा जवाब आएगा। तो देख लीजिए तीसरे का जवाब जो होगा वो कांच में जो स्पीड उसका हम वीजी लिख देते हैं, इसका जवाब ये होगा कि वायु में जो रफ्तार होती है 3 × 10⁸, उसमें अपवर्तनांक 2.5 जो उसी से डिवाइड करना है। दशमलव हटाने के लिए हम इसको 30/25 लिख सकते हैं, और 30 में 25 से भाग करेंगे तो 1.2 आएगा, यानी 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसका जवाब होगा। तो इसका जो विकल्प पहला है ये इसका सही जवाब है। अगला सवाल इसमें दिया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की दर्पण से कितनी दूरी होनी चाहिए। तो इसको लगाना पड़ेगा। चौथा सवाल है, दर्पण है उत्तल और उसकी फोकस दूरी 10 दिया है, तो प्लस में लिखा जाएगा, उत्तल दर्पण है। कहा है कि प्रतिबिंब को आधे आकार का चाहिए, यानी आवर्धन यहाँ पे दिया हुआ है आधा, ये इन्होंने दिया है। आवर्धन 1/2 है, यानी u की जो वैल्यू है वो v की वैल्यू की दोगुनी। यहाँ हमने चिन्ह वगैरह नहीं रखा क्योंकि आवर्धन इसका धनात्मक होता है। धनात्मक किस लिए होता है कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात है, दोनों सीधे ही होते हैं। तो यहाँ पे हमने इसलिए इसको 1/2 लिख दिया है। अब जो दर्पण सूत्र होता है वो होता 1/f = 1/v प्लस में 1/u। f की जगह पे 10 लिखना है और v की जगह पे v ही रहने देते हैं, और u की जगह पे 2v लिखेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का करना पड़ेगा क्योंकि उत्तल दर्पण में u इधर होता है और v इधर होता है, इसलिए। तो ये हो जाएगा 1/10 बराबर -2 + 1/-2v। अब यहाँ माइनस तो नहीं लिखना है, इसको इस तरीके से सॉल्व कर दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा।
1/v माइनस 2v, 2 से गुणा करके ऐसा कर देते हैं, नहीं तो नीचे लिखना पड़ता, यानी ये हो जाएगा 1/2v। तो v की वैल्यू होगी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। v की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो गई, तो u की वैल्यू कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। तो यही सवाल में पूछा था कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर अगर है तो वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के दर्पण से दूरी कितनी रखनी पड़ेगी, 10 सेंटीमीटर रखनी पड़ेगी। ये इसका जवाब होगा। अगला सवाल है, इसमें एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, इसकी क्षमता बताओ। तो क्षमता होती है फोकस दूरी का उल्टा, यानी 1/2 का आधा करेंगे तो 0.2 आएगा, ये सॉरी 0.5, 1/2 का को जब आप सॉल्व करोगे तो 0.2 आएगा। अब चूंकि लेंस अवतल है तो ये रहेगा, डी वाला इसका विकल्प सही रहेगा। अगला सवाल है, यदि 7 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी स्थिति बतानी है। तो ये 8वां सवाल है, और इस 8वें सवाल में वस्तु की जो इन्होंने हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो है 7 सेंटीमीटर, और अवतल लेंस नहीं सॉरी इसमें उत्तल लेंस इन्होंने दिया है, तो उसकी फोकस दूरी हमें पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, और वस्तु की दूरी दिया है 12 सेंटीमीटर। इसमें कहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालने के लिए हमें वस्तु की हाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि लेंस है तो सूत्र इस्तेमाल होगा 1/f = 1/v माइनस 1/u। सारी वैल्यू रख देनी है। तो f की वैल्यू 8, v के बारे में जानकारी नहीं है, और u की वैल्यू -12, माइनस माइनस प्लस दूसरे साइड आगे फिर माइनस, यानी 1/v = 1/8 माइनस 1/12। तो ये हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम 48, तो यहाँ 6 से गुणा और इसमें 4 से गुणा, या 24 भी लिख सकते थे, 8 × 24, 12 दूनी 24, तो 2/48 यानी 1/24। अब चूँकि चिन्ह पॉजिटिव आया तो v की वैल्यू हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, यानी लेंस के दूसरी तरफ जाके प्रतिबिंब बनेगा। ये इसका जवाब होगा। और कितनी दूरी पर, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 24 यहाँ है, ये इसका जवाब हुआ। उसके बाद अगला सवाल, यदि वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और आभासी है तो प्रयुक्त दर्पण कैसा होगा। तो केवल एक ही दर्पण है जो छोटा और आभासी बनाने की ताकत रखता है, वो है उत्तल दर्पण। उसके बाद यहाँ से रसायन विज्ञान का खंड शुरू होता है। विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है, जवाब है क्लोरीन गैस। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ विरंजक चूर्ण। और उसके बाद निम्न में से अम्लीय लवण कौन सा है, तो इसका जवाब है NaHSO4। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है, तो जिंक, यानी Zn का रिएक्शन कराना हमें HCl से, तो बनेगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी, तो ये इसका जवाब होगा। एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह, तो COOH जो लिखा है ये उसका क्रियात्मक समूह है। फेरिक ऑक्साइड, फेरस, ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निम्न में से किसका वियोजित रूप है, तो जवाब यह है फेरस सल्फेट। जब ये टूटता है तो ये दोनों लोग बनते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, छोटी आंत में अवशोषण का तल बढ़ाने के लिए कौन सी संरचनाएं होती हैं, तो उसमें विल्य पाई जाती हैं जो कि उंगली के आकार का होता है और ये अवशोषक का काम करती हैं।
और उसके बाद अगला सवाल है, दिए गए चित्र में AD को पहचानिए। अच्छा, इसमें देखो एक चीज़ और हम आपको बताएं, जो 14वां सवाल है जिसमें दिया है छोटी आंत में अवशोषण तल बढ़ाने के लिए कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो सबसे मुख्य तो ये है आपका अवशोषक ग्रंथि जो है, ये सबसे ज़्यादा अवशोषण बढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो आपका C वाला विकल्प दिख रहा है, ये भी अवशोषण तल बढ़ाने के लिए ये संरचनाएं पाई जाती हैं। रसांकुर, ये कुछ ऐसी संरचना होती है आंत में, ऐसे दांतनुमा ये चित्र बने होते हैं जिनका काम होता है पौष्टिक पदार्थों को अवशोषित कर लेना। अगला यहाँ पे जो 15वां सवाल दिया है, दिए गए चित्र में A और D को पहचानो। तो ये जो A ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये इसको हम कहते हैं अधिवृक्क। तो A में अधिवृक्क यही सही है। देखो यहाँ 2 जगह लिखा है, दोनों में से किसी एक को आप निशान पे लगा सकते हो। और उसके बाद ये जो D है, ये मूत्र मार्ग है, तो D वाले में ये जो लिखा है ये सही है। अगला सवाल है, पौधों में जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाता है। जाइलम का काम होता है जल को पहुंचाना, फ्लोएम का काम होता है फल को इधर उधर कर देना। अप्रकाशिक अपक्रिया कहाँ होती है? इसका जवाब ये है हरित लवक के स्ट्रोमा में। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के कौन से लक्षण का चुनाव नहीं किया था? पत्तियों की आकृति पर उन्होंने कोई काम नहीं किया था। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक नहीं होता है? तो इसका जवाब ये है कि थायमिन जो है, ये चीज़ नहीं होता, क्योंकि ये जो थायमिन है ये डीएनए में पाया जाता है। अगला सवाल है, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है किसी बाह्य उद्दीपन के कारण से या किसी बाह्य प्रक्रिया के कारण से जो उद्दीपन होने लगता है शरीर में, उसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो ये जो हृदय का धड़कना और रुधिर परिसंचरण है, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और ये जो पलक झपकना है, यही इसका सही जवाब होगा। पलक झपकना, छींक आना, खांसना, ये सभी प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो ये है मॉडल पेपर का पहला भाग, जिसमें हमने आपके साथ साझा किया है कुल 20 वैकल्पिक प्रश्नों को। उम्मीद है कि इस वीडियो में जो हमने वैकल्पिक प्रश्न आपके साथ साझा किए हैं वो समझ में आया होगा। और अगर आप इस चैनल के साथ बने रहते हैं तो बोर्ड परीक्षा आते आते आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर तरीके से हो जाएगी। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।